रोजाना पिछले 7-8 सालों के अंदर लगभग एवरेज 100 करोड़ का फ्रॉड लगभग हर दिन किया है, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट भी कहती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, नीति आयोग है, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा पैनिक के मोड में आ गए हैं। मोदी जी और उनकी सरकार को इकोनॉमी की एबीसी भी नहीं पता, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये महंगाई जो यूपीए के समय में थी वो खुली मुट्ठी के बेसिस पे महंगाई थी, और जो महंगाई आज इनके बेसिस पे है वो बंद मुट्ठी के बेसिस के ऊपर है। तो हमारे समाज के अंदर घृणा वाली एक्टिविटीज हो रही है, नफरत फैलाने वाली एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको लेके मोदी जी के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर बहुत ही नेगेटिव आर्टिकल्स, बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी होती हुई चली जा रही है। हमारे सारे डिफेंस की, सेना की, नौसेना की और वायुसेना की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत सारी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो सभी चीजें महंगी होती हुई चली जाएंगी। कुछ सालों के अंदर ऐसी सरकार को ये समझ में आ गया कि मेरी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं उससे तो मैं बिल्कुल ही बर्बादी की तरफ जा रही हूँ। तो सबसे बढ़िया क्या है, थोड़ा सा उस समाज के अंदर आप अनरेस्ट कर दीजिए, उनको फालतू की चीजों के अंदर बिजी कर दीजिए। यानी कभी बुरके की बात लेके आ जाइए, कभी आप हलाल की बात लेके आ जाइए, झटके की बात लेके आ जाइए, कहीं मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी और मोदी सरकार, जिसमें उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, नीति आयोग है, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा पैनिक के मोड में आ गए हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि इनसे इकोनॉमी संभले नहीं संभल रही है। सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है और इनको पता है अच्छे से कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, और हम लगभग श्रीलंका की कतार में आके खड़े हो गए हैं। जो जो इकोनॉमी के लिए इनको करना चाहिए था, ये लोग एग्जैक्टली उसका अपोजिट करते हैं, यानी उसका उल्टा करते हुए चले जाते हैं। इनको कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक इकोनॉमी की एबीसी की समझ भी नहीं है। जैसे कि महंगाई या इन्फ्लेशन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अगर आप हैरान हो कि महंगाई अच्छी भी हो सकती है, जी हाँ, बिल्कुल अच्छी भी हो सकती है। महंगाई अच्छी तब होती है जब आपका जीडीपी के अंदर ग्रोथ हो रहा हो, जब आपकी फैक्ट्रियां लगती जा रही हो और फैक्ट्रियां एक्सपैंड करती चली जा रही हो, जब बिजनेसेस फल फूल रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो और नए से नए बिजनेस आते चले जा रहे हो, नए दफ्तर खुलते चले जा रहे हो, बाहर से बहुत ही ज्यादा आपके पास में बिजनेस आता चला जा रहा हो, यानी कि आप बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करते जा रहे हो, आपके देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आ रही हो, फैक्ट्रीज बनने के लिए, बिजनेसेस के लिए और बाकी संस्थाएं बनने के लिए, जैसे कि रिसर्च के अंदर पैसा आता चला जा रहा हो, आपकी आईटी कंपनीज में पैसा आता चला जा रहा हो, जब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चारों तरफ खुशहाली का एक माहौल होता है और जॉब्स बढ़ते चले जाते हैं। जो लोग नौकरियों में हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जिनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जिनकी प्रमोशन होती है, थोड़ा इंक्रीमेंट या बोनस ज्यादा मिलता है, तो उनकी मुट्ठी खुल जाती है, तो वो बाजार में जाके ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं और बड़ी खुशी खुशी से खरीदते हैं। जब वो ज्यादा सामान खरीदते हैं तो नेचुरल बात है, डिमांड सप्लाई को देखते हुए महंगाई ऊपर बढ़ती है। लेकिन इस टाइप की जो महंगाई है ये एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात होती है। लेकिन इसी के बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे टाइप की महंगाई है जो बहुत ही खराब महंगाई होती है। वो महंगाई होती है जब आपकी जीडीपी नीचे जा रही हो, जब आपकी फैक्ट्रियां एक्सपैंड करना कम कर दें या बंद कर दें, जब आपके बिजनेसेस बहुत सारे या तो एक्सपैंड करना बंद कर दें उस गति से जैसे वो पहले एक्सपैंड कर रहे थे, या फिर वो अपनी काफी यूनिट्स बंद करना शुरू कर दें या अपने बिजनेस के कुछ कुछ पार्ट्स को बंद करना शुरू कर दें। ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी जब नीचे बैठेगी तो जॉब्स का लॉस होगा और नए जॉब्स नहीं आएंगे। उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी लोग वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, एक तो उनको नौकरियों के ऊपर उनके खतरा आ जाएगा, दूसरा उनके बोनस और इंक्रीमेंट मिलने उनको बंद हो जाएंगे, नई नौकरियां आनी बंद हो जाएंगी। तो क्या होगा, समाज में हर एक इंसान की मुट्ठी बंद हो जाएगी, यानी वो पैसे बचाने के ऊपर आ जाता है। अब क्या होगा, जब वो पैसे बचाएगा तो बाजार के अंदर माल बिकेगा कैसे? जब माल बिकेगा नहीं तो बिजनेसेस फलेंगे फूलेंगे कैसे? जब बिजनेसेस फलेंगे फूलेंगे नहीं तो जॉब्स के ऊपर फिर उल्टा असर पड़ेगा और मुट्ठी भेजती हुई चली जाती है।
तो जब मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी और उनकी सरकार को इकोनॉमी की ABC भी नहीं पता, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये महंगाई जो यूपीए के समय में थी वो खुली मुट्ठी के बेसिस पे महंगाई थी, और जो महंगाई आज इनके बेसिस पे है वो बंद मुट्ठी के बेसिस के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप जितनी भी खबरें देखेंगे जो मोदी जी की सरकार की तरफ आती जा रही हैं, तो चाहे वो फॉरेन की तरफ से खबरें हों, WHO कहता है इनने कोविड का सारा डेटा 10 गुना कम करके पेश किया है, यानी कि विश्वसनीयता के ऊपर सवाल खड़े हो गए, नीयत के ऊपर सवाल खड़े हो गए। उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स, उसके बाद में हंगर इंडेक्स, जितने भी ये 20-25 इंडेक्स हैं जो कि लीडिंग इंडेक्स हैं जो हर एक कंट्री पे अप्लाई होते हैं, उसके अंदर हम बुरी तरीके से क्रैश होते हुए चले गए। और आज जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम केवल सूडान से एक स्टेप ऊपर खड़े हैं। अब ये बुरा हाल हो चुका है इस देश का। पिछले ही सितंबर जब मोदी जी यूएस की यात्रा पे गए, तो कमला हैरिस ने और बाइडेन ने इनको डेमोक्रेसी के ऊपर भी लेक्चर दिया और इनको गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर भी लेक्चर दिया। इसके अलावा फॉरेन की मीडिया में पिछले 3 से 4 साल से जो हमारे समाज के अंदर घृणा वाली एक्टिविटीज हो रही है, नफरत फैलाने वाली एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको लेके मोदी जी के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर बहुत ही नेगेटिव आर्टिकल्स, बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी होती हुई चली जा रही है। और जो आखिरी चीज है वो ये है कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, इंग्लिश की कहावत है, यानी एक ताबूत की जो आखिरी कील है, वो आपके डॉलर एक्सचेंज रेट के ऊपर उसने डिटरमिन कर दी है। वो कैसे? आज $1 के बदले में 77.4 रुपए की आपको जरूरत है। अब क्या होगा? जैसे जैसे ये यहां पे थमने वाला नहीं है, जैसे आपकी रेटिंग और भी नीचे जाएगी, अचानक आप ये देखेंगे कि ये शायद 82 रुपीज हो जाए या 85 रुपीज हो जाए अगले 6 से 8 महीने के अंदर। तो जो भी सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस हम अधिकतर इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी सारे डिफेंस की, सेना की, नौसेना की और वायुसेना की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत सारी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो सभी चीजें महंगी होती हुई चली जाएंगी। उसके बाद जो भी आपके टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स हैं, चाहे आपकी फैक्ट्रीज के लिए कुछ कुछ मशीनरी के इंपोर्ट्स हैं, और जितनी भी चीजें आप इंपोर्ट करेंगे वही चीजें महंगी से महंगी होती हुई चली जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो शायद आपने बचपन में सुनी होगी। एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, यानी कि सम्राट के नए कपड़े। अब एक सम्राट ऐसा था कहानी के अंदर जो कि नए नए कपड़ों का बहुत ज्यादा शौकीन था, और उसके राज्य के अंदर 2 ठग आ गए। वो ठग ने सोचा कि इस राजा से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो उनने अपनी पूरी बात की अफवाह फैला दी कि हम बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, रेशमी कपड़े बनाते हैं, और हमारे कपड़े केवल समझदार लोगों को ही नजर आते हैं। तो वो राजा के पास में गए, और राजा ने जब सुना, अब वो बहुत ज्यादा शौकीन थे नए कपड़ों के, तो उनने कहा कि मेरे लिए आप कपड़े बनाइए। उसके बदले में उन्होंने ढेर सारा सोना, अशर्फियां और उनको सामान खरीदने के लिए पैसा दे दिया। वो ठग सारा पैसा लेते गए, लेकिन वो केवल एक ड्रामा करते हुए चले गए कि वो पता नहीं क्या कमाल के कपड़े बना रहे हैं। जो भी उन कपड़ों को देखने गया उसको वो कपड़े कभी नजर नहीं आए। लेकिन अब राजा के पास जाए कौन और उसको बताए कौन कि साहब हमें तो कपड़े नजर आ नहीं रहे। तो राजा को जब सुनने में आया कि कपड़े बहुत सुंदर तैयार हो रहे हैं, तो एक दिन वो खुद देखने गए, तो उनको खुद भी नजर नहीं आए। लेकिन अब वो माने कैसे कि ये तो नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि ठगों ने तो पहले ही कह दिया था कि केवल समझदार लोगों को हमारे कपड़े नजर आएंगे। तो राजा फाइनली जब कपड़े तैयार हुए, वो कपड़े पहन के जब निकले, तो अब पूरी पॉपुलेशन के अंदर कोई उनको ये नहीं बता पाया कि आपने कपड़े ही नहीं पहने हैं। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने आखिर में कहा कि यहाँ पे तो कपड़े हैं ही नहीं। तो राजा को तब पता लगा कि वो ठगा गया है। अब आप ये पूछेंगे मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने आपको यूं ही सुना दी। इसका जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से इसका कोई असल का ताल्लुकात नहीं है। ये केवल सोचने के लिए एक कहानी है। इससे आगे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। आप इमेजिन करिए कि एक 100 घरों का समुदाय है, यानी 100 घरों की एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में 5 लोग लगभग वो हैं जो पैसे वाले लोग हैं। उस कम्युनिटी में लगभग 20% लोग वो हैं जो जैसे मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, कुछ अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी नौकरियों के अंदर हैं। उसके बाद 20 से 25% उस टाइप के लोग हैं जो या तो फार्मर्स हैं या इन्हीं के बिजनेसेस के अंदर, इन्हीं की शॉप्स में या इन्हीं की फैक्ट्रीज के अंदर वो काम कर रहे हैं। और फिर 20 से 25% वो लोग हैं जो कि
अत्यंत गरीब हैं। अब इस समुदाय में क्या हो रहा है, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है, इस समुदाय की जो भी एक गवर्नमेंट मान लीजिए, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहती है? एक तो सबसे पहले वो सभी लोगों से टैक्स लेंगे, एक इनकम। दूसरी इनकम यह है कि जो भी लोग सामान खरीदेंगे उसके ऊपर भी ये टैक्स देंगे, ये हो गई दूसरी इनकम। तीसरी इनकम वो हो गई कि जब उस गवर्नमेंट की जो खुद की फैक्ट्रीज हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और बाकी जो उनके बिजनेस अंडरटेकिंग्स हैं, तो वहां से जब वो तरक्की करते हैं तो इनके पास में बहुत सारा बोनस आता है हर साल, तो सरकार वहां से भी कमाती है, यानी कि ये तीसरा सोर्स हो गया। अब ये 3 सोर्स ऑफ इनकम के बाद में वो सरकार क्या करती है इस कम्युनिटी के लिए, वो ये देखती है कि क्या हम बेहतर स्कूल बना दें, बेहतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बना दें, बेहतर रिसर्च की लैब्स बना दें, जो हमारे खेतों के अंदर जो उग रहा है उसको बेहतर तरीके से उगाया जा सके, या हमारे दूध घी की आउटपुट है वो ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद वो ये देखते हैं कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा क्रिएट कर दें, कि बेहतर सड़कें बना दें, बेहतर एयरपोर्ट बना दें, ठीक है, और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाते हुए चले जाएं, क्योंकि आज जो हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाएंगे, जब वो कुछ कमाएंगी तो हमारे पास में पैसा और भी आएगा। अब जो वो पैसा आएगा वो गरीब कल्याण के लिए भी लगा रहे हैं और सभी लोगों के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि बेहतर सड़क सभी यूज करेंगे। और गरीबों के लिए उन्होंने देखा कि जो हमारे 20 से 25% जो बहुत ज्यादा गरीब है, जहां तक डेवलपमेंट पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उन्होंने बोला कि चलो इसके लिए हम नरेगा बना देते हैं, कि कम से कम उन लोगों को भी मजदूरी के लेवल का 100 दिन का उनको अपना रोजगार मिल जाएगा। तो ये तो हो गई एक पहली कहानी। अब क्या हुआ, इस कहानी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ कमी ना हो। लोगों की जो, क्योंकि लोग धीरे धीरे कमाई कर रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सरकार से बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो उनको ऐसा लगता है नहीं, सरकार को और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए। और इस समय वो मुट्ठी खुली हुई होती है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं, नौकरियां भी लग रही हैं, और जब वो सामान खरीदते हैं तो सरकार के पास और भी टैक्स जा रहा है। बेसिकली खुशहाली का माहौल है। लेकिन जो कुछ कमियां रह जाती हैं, कि जहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है, कुछ जो बहुत अमीर लोग हैं उस कम्युनिटी के, उस समुदाय के जो बहुत अमीर लोग हैं, वो कहते हैं कि इस समाज को हम कैसे निचोड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम कोई ऐसा मतलब सरकार के ऊपर ही एक तरीके से कब्जा कर ले, कि जहां से हम सारी की सारी नीतियां अपने हिसाब से उसको बनाना शुरू कर दें। तो अब क्या होता है, जो नई सरकार आती है, ठीक है, पुरानी का मजाक उड़ाते हुए जो नई सरकार आती है, अब वो पहला सोर्स रखती है इनकम टैक्स और जो भी टैक्सेस लगाती है। दूसरा सोर्स वही रह गया कि जो सामान बिकता है। लेकिन तीसरा जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था टैक्सेस का या इनकी इनकम का, वो था पब्लिक सेक्टर यूनिट से और बाकी बिजनेस अंडरटेकिंग्स जो सरकार के थे, उनके बोनस भी जो आते थे, ठीक है, जैसे LIC ने कोई बोनस दे दिया और बाकी लोगों ने बोनस दे दिया, ठीक है, पवन हंस ने कुछ बोनस दे दिया, और इस तरीके से उनके पास में वो सोर्स भी इनकम का था। अब क्या हुआ, ये जो बिजनेसमैन लोग थे, इनने क्या किया, सरकार को पूरी तरह इन्फ्लुएंस किया, और उनने सबसे पहले तो अपने कर्जे माफ कराए। उसके बाद वो जो साहूकार थे उस समाज के अंदर, उनने सोचा कि इस सरकार का पूरा फायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो उनने सबसे पहले तो सरकार को इन्फ्लुएंस करके अपने जितने भी NPAs थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे जो बैंक के अंदर, वो सारे के सारे राइट ऑफ करा दिए। यानी कि जो कि लगभग पिछले 7-8 साल के अंदर 11 लाख करोड़ उनने राइट ऑफ करा दिए। उसके बाद उनने क्या किया, उनने सरकार को कहा कि आप हमें ये जो आपके बहुत अच्छे अच्छे और एवरेज टाइप के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये आप हमें बेच दीजिए। अब वो जिस रेट के ऊपर वो खरीद रहे हैं, तो नेचुरल बात है उनको बहुत ज्यादा फायदा है। अगर खरीदने वाले को फायदा है तो नेचुरल बात है बेचने वाले को नुकसान बहुत ज्यादा है। और फिर 7-8 साल के बाद में ये डेटा निकल के आया कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, उन लोगों ने लगभग रोजाना पिछले 7-8 सालों के अंदर लगभग एवरेज 100 करोड़ का फ्रॉड लगभग हर दिन किया है, जो कि RBI की रिपोर्ट भी कहती है। अब सरकार को क्या करना चाहिए था, नंबर 1, अगर आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपसे नहीं चल पा रहे थे, अगर आपके सरकारी अंडरटेकिंग्स आपसे नहीं चल पा रहे थे, तो आप उसके अंदर बेहतर मैनेजमेंट लेके आते। आप उसके रूल्स बदल के बाहर से प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छी मैनेजमेंट लेके आते, ताकि वो बिल्कुल ही टर्न अराउंड करके और प्रॉफिट के अंदर चले जाते।
या उसको थोड़ा बहुत उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके वहां की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाती, ताकि सरकार की इंडिपेंडेंट इनकम भी बढ़ जाती। लेकिन सरकार ने क्या किया, ठीक उसका अपोजिट, उनने उसको बेच ही दिया। लेकिन वो साहूकारों का पेट नहीं भरा, उनने सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करा दिया, यानी 30% से 22% पे करा दिया। और सरकार ने खुशी खुशी कर दिया। सरकार ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जितनी भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी तो हम 25% लेने की बजाय उनसे केवल 15% ही लेंगे। लेकिन सरकार ये भूल गई कि इसके साथ में एक बहुत ही सुंदर कंडीशन रखनी चाहिए थी कि अगर आप हमसे टैक्स माफ करा रहे हैं और 30 से 22% पे अगर हम टैक्स लेके आ रहे हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी क्या है? आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? हम टैक्स रिड्यूस करेंगे, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को देंगे? अब ये बात कभी भी नहीं हुई, क्योंकि वो बात बिजनेस वालों को पसंद ही नहीं थी। इस तरीके से क्या हुआ कि जॉब्स खत्म होते हुए चले गए और सरकार के पास अब इनकम का क्या साधन बचा? केवल जो लोगों से टैक्स आ रहा था वो एक साधन बचा, और दूसरा जो लोग खरीद करते हैं सामान की, उसके ऊपर जो टैक्स आता है वही साधन बचा। अब सरकार के पास में इनकम जब है ही नहीं तो वो क्या करेंगे? अब जो पेट्रोल है, डीजल है और गैस है, उनके उसी के रेट बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब भी वो नहीं समझ रहे कि जितना ज्यादा वो रेट इन चीजों पे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा, पहले ही मुट्ठी बंद है, और जितना आप रेट ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उस बंद मुट्ठी में से भी रेत की तरह पैसा निकलता हुआ चला जाएगा। जब वो पैसा निकलता हुआ चला जाएगा, इंसान और मुट्ठी भींचेगा। जब इंसान मुट्ठी भींचेगा तो बाजार में खरीदी नहीं होने वाली है। जब नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी गोते में जाएगी। उसके ऊपर से प्रॉब्लम यहां तक नहीं रुकी। अब कुछ ही सालों के अंदर ऐसी सरकार को ये समझ में आ गया कि मेरी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं उससे तो मैं बिल्कुल ही बर्बादी की तरफ जा रही हूं। तो सबसे बढ़िया क्या है, थोड़ा सा उस समाज के अंदर आप अनरेस्ट कर दीजिए, उनको फालतू की चीजों के अंदर बिजी कर दीजिए। यानी कभी बुरके की बात लेके आ जाइए, कभी आप हलाल की बात लेके आ जाइए, झटके की बात लेके आ जाइए, कहीं मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना शुरू कर दीजिए, कुतुब मीनार का नाम बदल दीजिए। तो इस टाइप की बातों के अंदर उससे क्या होगा कि समाज के अंदर कभी भी एका नहीं रहेगा। तो समाज जब अलग अलग हो जाएगा, आपस में ही भिड़ जाएगा, तो जो असली सवाल है, जो कि बुरी महंगाई वाले, ठीक है, जीडीपी घटने वाले, फैक्ट्री नहीं लगने वाले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाले। अब हमारे देश में आपको यह भी समझना पड़ेगा, जिस टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है वो अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आपके बाजारों में आई है, वो भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर। वो आज आई है, कल वो निकल जाएगी, क्योंकि वो पैसा कमाने आए हैं। वो आपकी फैक्ट्रियों में पैसा लगाने नहीं आए, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने नहीं आए हैं, वो आपकी समाज की तरक्की के भागीदार बनने के लिए नहीं आए हैं। वो आपकी स्टॉक मार्केट्स में से पैसा कमाने आए हैं, या आपकी कुछ कुछ कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए आ गए। तो वो पैसे की जो नेचर है, वो पैसा कभी भी आपका नहीं हो सकता। अब क्योंकि सरकार ने एक तरीके से आंख बंद करके रख दी जो समाज में नफरत फैल रही थी, कहीं कहीं एक तरीके से देखा जाए तो प्रेस की आजादी को ही खत्म करके रख दिया, दबा के रख दिया। सारे समय प्रेस के अंदर बिल्कुल वाहियात बातें हो रही हैं जो कोई भी समझदार समाज के अंदर हो ही नहीं सकती। तो उस देश की, उस समुदाय की या उस देश की रेटिंग्स बुरी तरह गिरती हुई चली गई। ये उसी तरीके से गिरती हुई चली गई जैसे श्रीलंका की रेटिंग्स गिरती हुई चली गई। जैसे ही श्रीलंका की रेटिंग्स गिरती हुई चली है, वैसे ही हमारे देश की रेटिंग्स भी गिर रही हैं। आपकी रेटिंग्स जितनी गिरेंगी, उतना ही बाहर से जो आपने कर्जा लिया हुआ है वो आपके ऊपर, वो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा, और वो कर्जा आपको मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा या बहुत ही ऊंचे इंटरेस्ट रेट के ऊपर चला जाएगा। जैसे एक कोई दिवालिया इंसान है, उसको कोई कर्जा देके खुश है क्या? तो वो क्या करेंगे, उसको बहुत महंगे रेट के ऊपर दे देंगे। वही श्रीलंका के अंदर हुआ था। अब जब रेटिंग्स गिर रही हैं तो आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो नेचुरल बात है गिरने लगेगी, क्योंकि अब आप दूसरे जब आपको देख रहे हैं तो आप एक स्टेबल कंट्री नहीं हो। तो हमारी रेटिंग्स बहुत जो गिरती जा रही हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। और उसी कारण से मैं आपको कह रहा था कि आने वाले समय के अंदर इंडियन रुपी बिल्कुल आपको 82 रुपए या 85 रुपए तक गिरता हुआ दिख जाएगा आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में। और जैसे ही रुपी गिरेगा, आपका फॉरेन कर्ज आपके हाथों के बाहर निकल जाएगा। और निकल जाएगा नहीं, एक्चुअली वो देखा जाए तो निकल चुका है।
अब ऐसी सरकार को हम क्या बताएं जिसने अपने खुद के इनकम के साधन को बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर दिया है और जो भिची हुई मुट्ठी है उसमें से भी रेत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में वो कब तक निकलेगी? वो मुट्ठी खाली हो जाएगी। जिस दिन वो मुट्ठी खाली हुई आपके बिजनेस से जीरो पे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हिंद वॉइस को सब्सक्राइब करें और अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अरुण सांगवान एक साथ में ही लिखिएगा और आप सर्च कर सकते हैं। उस यूट्यूब वीडियो के ऊपर प्रोफेसर होने के नाते मैं कम्युनिकेशन की स्किल्स या फिर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कॉन्फिडेंस, एग्जाम्स, इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यूज कैसे करें उसके बारे में अपने पैशन के आधार पे मैं बहुत कुछ उस पर कंटेंट डालना शुरू करूंगा। तो आप मेरे साथ भी जुड़िए। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।